दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है और इस ब्रह्मांड के हर कोने में कुछ ना कुछ खासियत मौजूद है। अंतरिक्ष टीवी पर आपने आज तक अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जाना है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का वजन यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का वेट कितना है? आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने सारे मून्स हैं? और क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं जिन्हें हम डेड प्लैनेट कहते हैं? पर आखिर क्यों इनको डेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं भाई? अरे सब कुछ बताऊंगा यार आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में डेड प्लैनेट नाम का भी एक रेफरेंस पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू विच एक डेड प्लैनेट ऐसा प्लैनेट होता है जहां पर किसी भी तरह की जियोलॉजिकल घटनाएं नहीं घटती, जैसे नए ऑर्गेनिजम्स का पैदा होना, वॉल्केनिक इरप्शंस होना, लैंडस्लाइड होना। इसके अलावा एक डेड प्लैनेट पर कोई भी इंटरनल एनर्जी सोर्स भी नहीं होता। अर्थ के केस में वो इंटरनल एनर्जी सोर्स अर्थ का कोर है, पर अगर किसी तरह का कोई भी एनर्जी सोर्स किसी दूसरे ग्रह पर नहीं पाया जाए तो उसे डेड प्लैनेट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी ग्रह पर अभी कुछ समय पहले बताई गई प्राकृतिक गतिविधियां ना घटे तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रह पर अब जीवन के पनपने के कोई भी आसार नहीं मौजूद है। किसी भी डेड प्लैनेट को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है उसमें क्रेटर्स का पाया जाना, क्योंकि अगर क्रेटर्स मौजूद होंगे तो इसका मतलब यह होगा कि वहां पर कोई भी रॉक वेदरिंग या मेजर नेचुरल कॉज नहीं हुआ है, जिसके कारण उसके क्रेटर के निशान अभी तक गायब नहीं हो पाए हैं। पहले प्लूटो को लेकर भी काफी सारे अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये तो एक डेड प्लैनेट है जहां पर अब कोई भी गतिविधि नहीं होती है, पर जब साल 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की पहली तस्वीर धरती पर भेजी, तब साइंटिस्ट को वहां पर सारे एविडेंसेस मिले और उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी कि प्लूटो अभी भी अलाइव है। अब सौर मंडल की बात चली है तो यह भी जान लो कि हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 214 चांद पाए जा चुके हैं। यह 214 चांद सभी प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के मून्स को मिलाकर निकलने वाला आंकड़ा है। इनमें से मरकरी और वीनस के पास कोई भी चांद नहीं है, लेकिन उनको छोड़कर धरती के पास 1, मार्स के पास 2, जुपिटर के पास 79, सैटर्न के पास 82, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14 मून्स है। इसके अलावा 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स का भी आंकड़ा इनमें सम्मिलित है, जिसमें प्लूटो के 5, एरिस का 1 और माके के पास 1 है। सिरिस अब तक का खोजा गया इकलौता ऐसा बौना ग्रह है जिसके पास कोई भी चांद नहीं मौजूद है, और अगर होगा भी तो अभी तक उसे खोजा नहीं गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो इतना छोटा है कि उसका डायमीटर पूरे अमेरिका के साइज से भी छोटा है? अमेरिका की सबसे लंबी कंटिन्यूअस लैंड सरफेस की डिस्टेंस है अराउंड 4506 किलोमीटर्स, बट वहीं प्लूटो के डायमीटर की बात करें तो यह निकलता है कुछ 2370 किलोमीटर्स, मतलब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिफरेंस। इसके अलावा प्लूटो के खोज के समय यह सोचा जा रहा था कि इसका वजन धरती के समतुल्य या उससे ज्यादा ही होगा, मगर असल आंकड़े तो बिल्कुल ही उल्टे निकले और पता चला कि प्लूटो का वजन तो धरती के मुकाबले 0.02% ही था और वैज्ञानिकों के सभी अनुमान धरे के धरे रह गए। एक समय था जब प्लूटो को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली थी, लेकिन आज के समय में मंगल ग्रह सभी ग्रहों में हमारे दिल में एक अलग ही जगह रखता है। इसी दिलचस्पी के चलते हम लोग अब तक मंगल ग्रह पर 5 रोवर्स भेज चुके हैं, जिनके नाम है सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवियरेंस। और यह 5 रोवर अब तक धरती पर 1 मिलियन से भी ज्यादा तस्वीरें भेज चुके हैं, कुछ सामान्य, कुछ अतरंगी और कुछ तो कई ज्यादा रहस्यमयी। अब इस चक्कर में इन सभी तस्वीरों को देखने के लिए मत बैठ जाना, बस कुछ दिन इंतजार करो, क्योंकि अंतरिक्ष टीवी में ऐसी कई रहस्यमयी तस्वीरों के ऊपर वीडियोस आने वाली है। लेकिन इंसानों द्वारा बनाई गई एक चीज अंतरिक्ष से धरती की ओर देखकर हर जानकारी को भेजने में सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका अस्तित्व ब्रह्मांड की नई खोजों के बारे में इंसानों द्वारा जानने के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। वेल, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सी एजेंसी के लोग काम करते हैं या फिर उसकी मालिक कौन सी स्पेस एजेंसी है, तो आप लोग कहेंगे कि क्या कौशिक भाई इतना आसान सा सवाल पूछ दिया, और झट से आप नासा बोलकर अपने आप को गलत साबित कर लेंगे। क्यों, हैरान हो गए ना?
पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि नासा अकेले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करती है, पर यह सच नहीं है। असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि इसमें केवल एक एजेंसी नासा ही नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों की अलग अलग एजेंसीज भी शामिल है। स्पेस स्टेशन को 5 एजेंसीज कंट्रोल करती है, जो है नासा, रॉसकॉस्मोस, जैक्सा, एसा एंड सीएसए। और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर जाकर इन सभी एजेंसीज के बारे में पता कर सकते हैं। अब एजेंसी से याद आया कि क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे पहली स्पेस एजेंसी कौन सी थी? और अगर इस बार आपने नासा को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अभी इसी सवाल को अगर थोड़ा सा पलट दे और पूछे कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी कौन सी थी, तो इस बार बेशक ही आपके दिमाग में स्पेस एक्स का ही नाम आएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, पर दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी एलोन मस्क की स्पेस एक्स नहीं थी, बल्कि उससे कई साल पहले साल 1975 में स्थापित हुई जर्मनी की ऑटरैक थी। इस कंपनी के संस्थापक ने भी बड़े बड़े सपने देखे थे मानव सभ्यता को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, पर अफसोस वो उतने सफल नहीं निकल पाए और आज इस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता। ऑर्बिटल ट्रांसपोर्ट एंड रॉकेट्स इनकॉर्पोरेटेड ज्यादा सालों तक अपने पाव नहीं पसार पाई और सन 1987 में ही अज्ञात कारणों से इस कंपनी को बंद कर दिया गया। लेकिन अब अगर हम लोग इतिहास में जाएंगे तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से मायन सभ्यता और प्राचीन भारतीय सभ्यता, यह दोनों वो पहली मानव सभ्यताएं थी जिन्होंने खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की थी। तभी अगर आप भारत के हजारों साल पुराने मंदिरों में भी चले जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स के सिद्धांत वहां पर प्रैक्टिकल रूप में होते हुए दिखेंगे जिन्हें आम जनता तो चमत्कार मान लेती है, मगर जिनको फिजिक्स के डीप कॉन्सेप्ट की सही नॉलेज है वो सब कुछ जानकर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतने हजारों साल पहले कोई इस तरह की तकनीक को कैसे इस्तेमाल कर सकता था। सही मायने में भारत बहुत ही समृद्ध था और आज भी है, लेकिन शायद यहाँ पर हुनर को तराशने वाले लोग नहीं हैं। तभी ज्यादा से ज्यादा भारतीय दूसरे देशों में जाकर वहां पर नई नई खोज करते हैं। नाम तो दूसरे देशों का हो जाता है, पर उस खोज के पीछे एक भारतीय का ही दिमाग होता है। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, पर आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, तो जरा सोचिए कि इसका वजन कितना ज्यादा होगा। अब आप जरा सोचकर बताइए कि हमारे पूरे सौर मंडल के वजन में सारे ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब मिलाकर कितना योगदान करते होंगे। दिमाग में आ रहा होगा कि आधा तो करते ही होंगे, है ना? पर आधा तो छोड़िए, हमारे सभी ग्रह इस सौर मंडल के वजन में आधा % भी योगदान नहीं करते। हैरान मत होइए, क्योंकि यह बिल्कुल सच बात है। हमारे सूरज को छोड़कर हमारे सौर मंडल में जो कुछ भी मौजूद है, अगर उन सब के मास को आप ऐड करेंगे तो वो हमारे सौर मंडल का सिर्फ 0.14% ही निकलेगा, जिसका इनडायरेक्टली ये मतलब निकलता है कि हमारे पूरे सौर मंडल का 99.86% मास सिर्फ सूरज ही ऑक्युपाई करता है। अब अगर बात करें कि हमारे सौर मंडल यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का वजन कितना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम का 99.8% मास सूरज ही ऑक्युपाई करता है और हमारे सूरज के भार को हम एक सोलर मास कहते हैं। एक सोलर मास इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻30 किलोग्राम्स। ये सुनने में काफी कम लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। यहाँ 2 के बाद 30 जीरोस ऐड होंगे और हमारे सूरज का वजन उतना है। एंड पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो उसका वजन 1.0014 सोलर मैसेस के बराबर है। मतलब सोच रहे हो हमारा सूरज कितना बड़ा है। अब बात अगर मेजॉरिटी की चल रही है तो उसमें ब्रह्मांड को भी सम्मिलित करना चाहिए। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के पार्टिकल्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, जिनको मिलाकर अनेकों स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स बनते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शेयर किस चीज का है, यानी यह ब्रह्मांड सबसे ज्यादा किस चीज से मिलकर बना है? विजिबल मैटर जैसे प्लैनेट्स वगैरह हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% एरिया और मास ऑक्युपाई करते हैं। बाकी बचे 95% में से 68% शेयर डार्क एनर्जी का होता है और बचा कुचा 27% शेयर डार्क मैटर का, यानी वह अदृश्य चीज जिसे हम कभी देख नहीं सकते। अंतरिक्ष में जाना हम इंसानों के लिए हमेशा से ही एक खूबसूरत सपना रहा है, लेकिन यह एक नाइटमेयर भी है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद हमारे इंसानी बॉडी में कई सारे चेंजेस आती है जो धरती पर आने के बाद हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित होती है। इनमें से सबसे पॉपुलर यह है कि स्पेस में हमारी बोन डेंसिटी हर महीने
1% कम हो जाती है। और यह रेट अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो धरती पर वापस लौटने के बाद हम लोग अपने पैरों पर कभी भी खड़े नहीं रह पाएंगे और हमारी हड्डियां हमेशा के लिए जान खो देंगी। अंतरिक्ष में जाकर आप एक और मजेदार काम भी कर सकते हो। अगर आप अंतरिक्ष में जाकर किन्हीं दो लोहे के टुकड़े को एक दूसरे के साथ चिपका देंगे तो वो हमेशा के लिए चिपक जाएंगे। पर धरती पर ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि धरती पर पानी और हवा जैसे दो बहुत ही इंटरफेयरिंग मीडियम्स मौजूद है जो किसी भी दो अलग अलग तरह की सब्सटेंस को एक दूसरे से आसानी से बॉन्ड बनाने नहीं देती। पर चूंकि अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी मीडियम दखल अंदाजी करने के लिए मौजूद नहीं है तो ये दोनों मैटर आसानी से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। तो गाइज ये थे आज के अंतरिक्ष से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट्स काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। अब आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स पहले से पता नहीं थे और कौन से पहले से पता थे। नीचे कमेंट करके बताना। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।